हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, वो भी यूनिट वाइज हम करवा रहे हैं लास्ट 10 इयर्स तक। मतलब ये मानिएगा 2014 से 2023 के सारे क्वेश्चंस नीट के। ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में आपका टोटल यूनिट कवर अप मिलेगी पूरी तरह कंप्लीटली। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आप क्लास वाइज देखिएगा तो क्लास 11th की सेकेंड यूनिट है, पहली स्टोकियोमेट्री है, उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको अगर सब एक साथ देखनी है तो नीट PYQ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस तरह से चलेंगे कि 23 से नीचे की तरफ 14 तक पहुंचा जाए, 14 से 23 नहीं, ऐसे। तो पहले 23 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर 22 के। यह है नीट 2023 का सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए चेक करते हैं इसके स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। 2 नहीं होते, 3 होते हैं, तो ये सेंटेंस गलत है, ए गलत। सेकेंड है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये आपको अच्छे से आता होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। ये करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए गलत स्टेटमेंट था। ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ प्रोटॉन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन अलग होते हैं और उन पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट नहीं है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है डी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ये गलत स्टेटमेंट कोड किया है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल, और जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसमें शामिल नहीं है। तो गलत सेंटेंस हुआ। ई पर आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डिंग ऑफ एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये करेक्ट है, यही डाल्टन्स थ्योरी का जो स्टेटमेंट था यही है। अब आते हैं तो हमारे हिसाब से बी सही है, सी सही है और ई सही है। इसके हिसाब से आंसर जाता है बी, सी एंड ई। आंसर सी करेक्ट है, बी, सी एंड ई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आसान है, एक पेपर लेके बैठिएगा, अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो एक डायरी ले लीजिएगा और हमसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। ये है द रिलेशन बिटवीन एन एम लिखा है, इसका मतलब है द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम का मतलब है इससे, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमेथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल। तो जो एम की वैल्यू होती है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसे ताकि आपको सारे ऑप्शंस दिखाई दें। जो एम की वैल्यू होती है वो होती है 2l+1। अब ऐसा देखेंगे ऑप्शन में है m इक्वल टू नहीं, m इक्वल नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। l के रिगार्डिंग में बदल के देखते हैं। 1 को इधर ले लेते हैं तो m-1 भाई प्लस में m-1 में आएगा। 2 को भी ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा इक्वल टू l। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं। l इक्वल टू ये तो नहीं है, फोर्थ ऑप्शन, हाँ फोर्थ ही है, लीजिएगा l इक्वल टू m-1/2। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। तो आसान क्वेश्चन था, क्वांटम नंबर से बहुत मुश्किल नहीं है। वैसे भी नीट का लेवल NCERT से ही मैच करता है, बिल्कुल मैच, या उससे भी इजी होते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, हमारे साथ बने रहिएगा और पहले सॉल्व कीजिएगा। पहले अगर आप सॉल्व करते हैं तो माना जाएगा, तभी आप पढ़ भी रहे हैं। अदरवाइज ये कोई फिल्म तो है नहीं कि आप देख रहे हैं कि जाए हमने वीडियो देख ली बस। आप सॉल्व कीजिएगा, हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा, इसे मैच कीजिएगा। यहाँ क्वांटम नंबर लिखे हैं और यहाँ ऑर्बिटल है। इन क्वांटम नंबर से कौन सा ऑर्बिटल ये बनेगा, तो हमसे पहले सॉल्व करने की वीडियो को रोक के कोशिश कीजिएगा, हम कर रहे हैं। ए है 2 और भाई l इक्वल टू अगर 0 है तो s है, और l इक्वल टू 1 है तो p है। तो 1 है यहाँ तो ये p है, तो दैट इज 2p। तो a इसके कौन सा बिलोंग करता है, a का है थर्ड पार्ट। n इक्वल टू 3 और
अगर L इक्वल टू की वैल्यू 2 है तो ये D सब सेल है, तो ये क्या हो जाएगा 3D। B का है 3D, ये है 4th, और नेक्स्ट है 3S, और नेक्स्ट है 2S। L की वैल्यू 0 मतलब S है, तो जी 3S कौन सा है, ये रहा, और ये रहा। हो गए सभी मैच। ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा कौन सा मैच करता है। पहले का था 2P, ए का थर्ड, ए के थर्ड में अब दो ऑप्शन है, ए और बी, पहले दो। बी का फोर्थ भी इसमें दिया है, सी डिसाइड करेगा। सी का कौन सा है जी, 3S है, सेकंड है, मतलब आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वैसे हमने सब मैच कर दिए थे तो ऑप्शन तो आप वैसे ही लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये 22 के हैं, अभी जो तक जो चल रहे थे वो 23 के थे, अब ये 22 के हैं। When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of a metal, ठीक है, electrons are emitted with kinetic energy 1.68 into 10 की पावर 5 जूल। ये जूल में है और ये काइनेटिक एनर्जी गिवन है जूल में। और जी कितने रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है, 300 नैनोमीटर की सनलाइट उस पर डाली गई है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। बस समस्या यहां पर है, आपको ये जूल पर मोल में दी हुई है, जूल पर मोल में, तो आपको या तो एक एटम में से बदल लीजिएगा या तो दूसरे को जूल पर मोल में निकाल लीजिएगा। ये काइनेटिक एनर्जी है, देखते हैं 300 नैनोमीटर को हम एनर्जी में बदल लेते हैं। इक्वल टू hc/λ। फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं h की वैल्यू यहां देख लूं थोड़ी अलग हो सकती है, प्लैंक कांस्टेंट नहीं वही दी है, हम 6.6 कंसीडर करेंगे। c की वैल्यू भी यहां दी है, वो गैड्रो नंबर भी यहां गिवन किया है, ठीक है जी। इक्वल टू hc/λ। h की वैल्यू है 6.6 ही ले रहे हैं, -34। c की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8, और जी लैम्डा की वैल्यू थी 300 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगी 10 की पावर -9 मीटर, जो कि 2 जीरो हटेंगी तो -7 रह जाएगा, और 7 को ऊपर ले जाइएगा तो +7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19.8, 6.6 × 3, अरे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 6.6 × 10 की पावर, हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, 34, अच्छा पावर 34 माइनस कितना है 15, तो 19 बचेगी माइनस की पावर, ये तो है जूल पर एटम, हमें चाहिए पर मोल के हिसाब से हम निकालेंगे, तो इनटू 6.02 × 10 की पावर 23, पावर हो जाती है 10 की पावर 4, और जी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लगभग मैं 6 ही ले लेता हूं, 6.6 × 6 तो 39.6, मैं थोड़ा राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो ये आंसर आ जाएगा 3.96 × 10 की पावर 5 जूल पर मोल, जूल पर मोल। और पहली वाली कितनी थी, देखो याद रखिएगा 3.96 × 10 की पावर 5 आई है एनर्जी, किसकी है ये, वो रेडिएशन जो मेटल पे डाला गया था, इसमें वेवलेंथ 300 नैनोमीटर थी, तो 3.96 10 की पावर 5। चेक करते हैं, ये हट जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा इसे, 3.96 × 10 की पावर 5 था जूल पर मोल में, और हमारी काइनेटिक एनर्जी ये है, तो अब हम फॉर्मूला लगाना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गिवन एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मिनिमम चाहिए होती है। तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, वो निकालनी है आपको। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम रखते हैं, ये रही, पहले ई नॉट के रिगार्डिंग मैं इसे लिख लेता हूं, ई नॉट प्लस का हो जाएगा इधर आने पर, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, ई की वैल्यू हमने अभी निकाली 3.96 × 10 की पावर 5,
काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 1.68 इंटू 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 तो आपका हो जाएगा जी कॉमन, और आप 3.96 में से 1.68 को आप माइनस कर दीजिएगा। 3.96 माइनस 1.68 ये आ जाएगा 2.28। तो 2.28 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। 2.28 है, हमने थोड़ा राउंड ऑफ किया तो 2.3 के करीब आपको आंसर दिखेगा, और दिख भी रहा होगा। 2.31 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। देखो हमने पर मोल में इसीलिए बदला था क्योंकि ये भी पर मोल में, आंसर भी पर मोल में, तो हमारी एनर्जी भी पर मोल में ही है, जूल पर मोल में। तो करेक्ट ऑप्शन ही फर्स्ट है। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन था, ये जो लगा ये हट जाएगा, चेक कर लीजिएगा इसे एक बार। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, ये अच्छा क्वेश्चन बनाया गया नीट के लेवल के हिसाब से, ठीक है। पर ये भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ये बोले कि डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो वैसा नहीं है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। पहला ऑप्शन है ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज when compared to the respective 4d orbitals। ये तो सही लग रहा है, हमें इनकरेक्ट चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? इनकरेक्ट। दूसरे पे चलते हैं। ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल। शेप से सबकी एक जैसी होती है। इन एन एटम ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। ये भी ठीक है, डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं सब सेल में सभी। डी पर आके देखते हैं, एक ही बचा है, फिर भी हम चेक करेंगे वापस, अगर ये भी सही लगा तो हमें। The shapes of dxy, dyz, dzx orbitals are similar to each other and dx square minus y square and dz square are similar to each other। ये गलत स्टेटमेंट है। ये पांचों की जो शेप है वो तो डबल शेप है, एक ही होती है, तो अलग अलग नहीं होती। हाँ, वो मिडल ऑफ द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस है, ये हो सकता है, लेकिन शेप जो बोला गया है कि शेप तो इक्वल ही बोली जाएगी, डबल शेप। तो जो हमारा आंसर है वो डी है, मतलब जो इनकरेक्ट है वो यही स्टेटमेंट है, और वही हमें पता करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 22 ये फेज 1 का क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम इज 105.8, तो लिथियम की निकालनी है, वो भी हमें कौन सी ऑर्बिट है जी? हमारे पास थर्ड ऑर्बिट की हमें फाइंड करनी है। हीलियम की गिवन है, हमारा जो फॉर्मूला है रेडियस निकालने का वो है Rn इक्वल टू R, एक कांस्टेंट वैल्यू है, n स्क्वायर अपॉन z। रेडियस ऑफ कितनी है जी? 105.8 इक्वल टू R0 मैं निकाल लेता हूं। n कौन सी ऑर्बिट है? बोर्ड सेकेंड ऑर्बिट है, तो 2, n की वैल्यू 2 है, n इक्वल टू 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और z हीलियम के लिए 2 है, तो 2 आ गया, तो R0 इक्वल टू 105.8 डिवाइडेड बाय 2। ये लगभग 52.4 के करीब या 52.9 के, हाँ 9 है आई थिंक। चलो हम सॉल्व नहीं करते, हम यही रहने देते हैं। फिर दोबारा से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। Rn इक्वल टू R0 n स्क्वायर अपॉन z। इस बार लिथियम के लिए अप्लाई करते हैं। R0 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, Rn हमें चाहिए 105.8 डिवाइडेड बाई 2। n स्क्वायर ने थर्ड ऑर्बिट है, तो n का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर मतलब 9, और जी z की वैल्यू जो हो गई आपकी लिथियम आयन के लिए z होता है 3, एटॉमिक नंबर क्या है 3। हमने 3 से 9 को डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। ये 150 कुछ आएगा लगभग पिकोमीटर में 158 हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास तो कैलकुलेटर है। 105.8 डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, 158.7 पिकोमीटर। लीजिए पहला ही आपका आंसर सही है, 158.7 पिकोमीटर। इजी क्वेश्चन था बोर्ड्स का। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आपने ऐसे क्वेश्चन कितने ही करे होंगे, बहुत बार आते भी हैं, और यही डिफिकल्टी है। ये सब ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नीट का मान लो, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी होंगे, ये भी बहुत इजी है वैसे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 21 पर अब हम आ रहे हैं। ए पर्टिकुलर स्टेशन है, ऑल इंडिया रेडियो का है, न्यू दिल्ली, ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is speed of light भी दी हुई है, और क्या चाहिए आपको? किलोहर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पर
1368 किलो हर्ट्ज। 1368, मैं रीचेक करूंगा एक बार, कभी मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। 1368 परफेक्ट है, 1368। तो फ्रीक्वेंसी है 1368 किलो हर्ट्ज। किलो को मैं 10 की पावर 3 लिख लेता हूं, तो ये हर्ट्ज है। वेवलेंथ आपसे पूछी है भैया, इसमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी लिख लीजिएगा। और ये 1368 इंटू 10 की पावर 3, ये सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज को आप सेकेंड इनवर्स बुला सकते हैं। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मीटर में आंसर आपका आ जाएगा। पावर को ऊपर ले जाइएगा, 3 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगी, -3 हो जाएगी, तो बचेगा 5 क्या, मैं तो और भी इंटू 10 की पावर 5 ऐसे लिखता हूं। मैं 3 0 यहां बढ़ा लेता हूं, तो पावर 3 कम कर देता हूं, तो पावर बचेगी 2, पावर 2, और डिवाइड बाय 1368। इसे केयरफुली डिवाइड कीजिएगा क्योंकि आंसर बड़ा नियरेस्ट है, 219.3 219.2। तो पॉइंट के बाद की जो डिजिट है उसमें 0.1 डिफरेंस है, ये मानिएगा। तो एक्यूरेट इसे आप कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन के अलावा तो ये क्वेश्चन कुछ और है नहीं। 3000 को बस 1368 से डिवाइड करना है। 2.929 है आगे, तो मैं 3 लूंगा इसे। 2.193 इंटू 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 219.3 मीटर। तो मैं आंसर बी पर जा रहा हूं। यानी कि ये क्वेश्चन अल्टीमेट क्या है, बस ये डिवाइड करना आपको आता है या नहीं आता है, ये नीट एग्जाम चेक करना चाहता था। ये फॉर्मूला आपको आता है नहीं आता, ये भी वो चेक करना चाहता था। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और ये 21 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना ये क्वेश्चन भी नहीं है। तो ये नीट लेवल है, आप समझिएगा। नीट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा इजी होने वाला है। लेकिन पढ़ते हो तो, और कोई पढ़े ही ना तो फिर तो सब डिफिकल्ट है, उसके लिए तो अल्फ़ाबेट भी डिफिकल्ट ही है। 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। विजिबल में कौन सी सीरीज होती है हाइड्रोजन? देखो सीरीज कौन सी है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ऐसे आप समझ गए होंगे। तो इसमें से विजिबल देखिए, लाइमन यूवी में है, बामर विजिबल है, बाकी बची हुई जितनी भी हैं वो सब इंफ्रारेड से बिलोंग करती हैं, और लास्ट में जो हमफ्री है वो फार इंफ्रारेड। तो आंसर है विजिबल, चूंकि पूछा कौन सा है, विजिबल। तो आंसर है बामर सीरीज। ऑप्शंस नहीं देखे, पहले ही आ गया है, बामर सीरीज है। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पास्चन, ब्रैकेट, लाइमन में कौन सा आंसर सही है, डी, बामर सीरीज इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19 का है, फिर से 2019 का है। 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। डिक्रीजिंग एनर्जी में अरेंज कीजिएगा इन्हें। चलिए करते हैं अरेंज। कौन कौन से हैं? रूल है n+l रूल, आप खुद कीजिएगा। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर। इन दोनों का जो टोटल है वो कम है तो एनर्जी कम है, वो ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है। अगर वो बराबर आए तो n पर डिपेंड करेगा, n की वैल्यू ज़्यादा तो ज़्यादा एनर्जी, n की वैल्यू कम तो कम। अगर बराबर आए तो, अदरवाइज तो टोटल जो आता है वही उसकी एनर्जी, बड़ा आता है ज़्यादा एनर्जी। चलिए हम टोटल निकालते हैं। 4d में वो टोटल है जी 4 और 2 6 है। इसमें ये टोटल है 5 + 1, इसमें भी 6 है। इसमें ये टोटल है 5 + 5 0 1 2 SPDF 0 1 2 3 और 5 8 और 6p का ये n की वैल्यू 6 और p की वैल्यू 1, ये है 7। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है जी 5f की, फिर है ये तो 6 6 7 6p की। अब आए दोनों बराबर हैं सर, तो इसमें n की वैल्यू ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो उसके बाद आ जाएगा 5p और उसके बाद आ जाएगा 4d। तो ये आपका ऑर्डर है।
इसमें ऑर्डर के हिसाब से ना ये करेक्ट है ना ये करेक्ट है, इसके नीचे वाला कोई करेक्ट होगा। हम एक बार फिर से देखते हैं 5F 6P 5P, 5F 6P 5P। चलिए चेक करते हैं 5F 6P 5P, ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इजी सा क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। कॉन्फ़िगरेशन से लिया गया, M+L रूल भी आप बुला सकते हैं। 2018 का ये क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन गलत है ये आपको बताना होगा। पहला स्टेटमेंट है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। मैं आपको बता दूं एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन में अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है √L+1, h/2π है, या फिर आप कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं। L की वैल्यू S के लिए 0 होती है। भाई L की वैल्यू क्या है 0, किसके लिए, S ऑर्बिटल के लिए। तो 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें तो गलत स्टेटमेंट बताना होगा। दूसरे पर आते हैं स्टेटमेंट पर, एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय द 3 क्वांटम नंबर्स। एन ऑर्बिटल, हाँ ठीक है। वाइल एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो 4 क्वांटम नंबर चाहिए, ऑर्बिटल की बारी आएगी तो 3 से काम चल जाएगा। भाई स्पिन क्वांटम नंबर भी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, और केवल ऑर्बिटल तक पहुंचना है तो 3 की ही जरूरत है, ये भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2 2s2 2px 2py 1 2pz, तीनों में एक है। वो तो ठीक है, लेकिन डायग्राम दिया देखो, 2 पेयर ये ऊपर ऊपर, लेकिन ये नीचे है, और यही गलत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अनस्टेबल हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में आपकी स्पिन होनी चाहिए। तो जो गलत है, मतलब जो हमारा सही आंसर है वो ये है, क्योंकि हमसे पूछा गया गलत कौन सा ऑप्शन है, तो ये गलत ऑप्शन था। चलिए द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0, ये करेक्ट है, इसे याद भी रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन गलत स्टेटमेंट है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन h अपॉन और इक्वल टू h/4π। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही मल्टीप्लीकेशन है, इतना ही एरर बताया था हाइजेनबर्ग ने। डेल्टा ई डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये यहाँ गिवन नहीं है। ये पोजीशन और मोमेंटम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो यानी कि ये डिपेंड करेगा बाकी ऑप्शंस पर। क्या उनमें से मुझे कोई गलत स्टेटमेंट मिल जाता है तो मैं उसे टिक करूंगा, नहीं मिलता तो फिर मैं इसे टिक कर सकता हूं, लेकिन अभी मुझे फॉर्मूला ये ठीक लग रहा है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। परफेक्ट आंसर है। अगर आप में से कोई ये नहीं जानता कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्यों होता है, तो याद रखिएगा ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। यही वर्ड्स आपको बोलने हैं, एक्सचेंज एनर्जी, सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट आप बोल दीजिएगा। ठीक है जी, आगे बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p। हमें ये सही लगता है कि 2s की एनर्जी 2p है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब ये गलत है। हाइड्रोजन के लिए तो 2s 2p बराबर है, 3s 3p 3d बराबर एनर्जी है, 4s 4p 4d 4f बराबर है। एक सेल में जितने भी सब सेल हैं अगर वो हाइड्रोजन एटम है तो उनकी एनर्जी बराबर होती है। तो गलत स्टेटमेंट हमें मिल गया है। इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग को ही कोड किया गया था, वो सही था। लास्ट का भी देख लीजिएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h/mv, आप जानते हैं इसे। तो सी ये गलत स्टेटमेंट था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि हाइड्रोजन अगर पर्टिकुलर एटम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, तो सेकंड सेल के सभी सब सेल की एनर्जी बराबर, थर्ड सेल के सभी सब सेल की एनर्जी बराबर। वो सब सेल जानता ही नहीं, बोर्स मॉडल इसीलिए तो उसके लिए ठीक आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है। L1 मत बोले तो भैया p सब सेल है। ऑर्बिटल को डेजिग्नेट नहीं किया गया, m की वैल्यू नहीं बताई, यानी कि आप सब सेल में हैं, 3p सब सेल में और 6 इलेक्ट्रॉन सब सेल में p में आ सकते हैं। तो इसमें आएंगे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स।
एक ऑर्बिटल वो पूछे, ऐसा तो नहीं पूछा हो, देख लेता हूं एक बार मैं फिर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच, लैंग्वेज प्रॉब्लम है यहां पे भाई साहब। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पूछ रहा है वो, एक ऑर्बिटल की अगर बात है, फॉर विच n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1, लेकिन ये डेजिग्नेटेड तो 6 इलेक्ट्रॉन ही लाएगा। अब वो एक ऑर्बिटल की बात भी नहीं कर रहा, उसमें नहीं लिखा कि एक सिंगल ऑर्बिटल, तो हम इसे ही फॉलो करेंगे और 6 पर ही टिक लगाएंगे कि n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1 है। वो कहता एक ही ऑर्बिटल है और ये है, तो ठीक था, एक दो इलेक्ट्रॉन जाते फिर तो एक ऑर्बिटल में किसी का भी होता, लेकिन ये ऑर्बिटल फॉर विच, जिसके लिए ये आता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हम आंसर 6 पर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। d में याद करिएगा 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 मिडिल ऑफ द एक्सिस और 2 अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस कौन से होते हैं? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी? सी। देख लीजिएगा, डी भी देखने को मिल जाएगा आपको, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 पर 16 है, 2016 का ही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो किस क्वांटम नंबर से आप आइडेंटिफाई करेंगे? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी स्पिन अपोजिट होंगी, और स्पिन अपोजिट बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। द करेक्ट ऑप्शन इज स्पिन क्वांटम नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब हम 2015 पर हैं। AIPMT नाम से था पहले, नीट बाद में हुआ, 13 में नीट हुआ तो उसके बाद 16 से स्टार्ट हुआ। Which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium? टाइटेनियम का बताना है करेक्ट इंक्रीजिंग, मैं पूरा लिख देता हूं, इंक्रीजिंग ढूंढ लीजिएगा। टाइटेनियम है 22, 4 ऑप्शंस आपके बोर्ड पर हैं, हम लिख देते हैं टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। 4 दिए हुए हैं तो ये चारों होंगे, पहले 3s आएगा, ये बाहर हुआ, इसमें 4s है, उसके बाद 3p आएगा, ये दो अभी भी बने हुए हैं, फिर 4s आएगा, ये फिर 3d। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, n+l से भी कर सकते थे, लेकिन लिखना आता है तो लिख लो भैया, एक बार में काम खत्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे अब। 15 का है द नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स, माफ कीजिएगा, डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe डबल पॉजिटिव। Fe डबल पॉजिटिव है, 4s2 3d6 लास्ट में आता है। डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं लिख लेता हूं इन्हें। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो इनमें से किसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है? हमें बताना है इनमें से किसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मैं फिर से पढ़ता हूं, नॉट इक्वल टू, क्या लिखा है? नॉट इक्वल टू। तो जो Fe डबल पॉजिटिव में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है बताना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है, मोटे तौर पे ये हुआ। अब पहला है डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe में तो 4s2 3d6, डी में 6 ही है, तो करेक्ट ऑप्शन है। हमें तो गलत नॉट इक्वल टू वाला लेना है। पी इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं नियॉन में, नियॉन है 1s2 2s2 2p6, इसमें भी 6 हैं। हमें देखना है 6 के इक्वल ना है, ये तो 6 के इक्वल है, तो ये हमारा आंसर, मतलब ये है सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। मैग्नीशियम में s इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम है एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। s इलेक्ट्रॉन देखें, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 हैं, ये भी 6 बराबर आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, क्लोरीन में 1s2 17 एटॉमिक नंबर है, गिवन है, 2s2 2p6 3s2 3p5। हाँ, p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू कौन सा गया? डी। तो ऐसे क्वेश्चंस लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज तो आप बहुत साउंड है, तो मतलब आ जाएंगे ये।
इतना मतलब मुश्किल क्या, मैं बोल रहा हूँ इतना मुश्किल क्या, मुश्किल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये भी 15 का है, कैंसिल हो गया था एक बार ये पेपर। उसका है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी ऑर्बिटल। मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिखा कुछ देर पहले, एंगुलर मोमेंटम इन एन ऑर्बिटल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, रूट एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। इसको आप सिंबलाइज कर सकते हो, इस पूरे की जगह आप एच भी लिख सकते हो, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है ऐसे। तो यहां डी ऑर्बिटल है और डी के लिए एल की वैल्यू होती है जी 2, तो 2 आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6 रूट 6, और ये कौन सा आंसर है आपका, सी करेक्ट ऑप्शन। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। वैसे कैंसिल हो गया था एग्जाम, चूंकि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है तो हमने लिया। हम 2014 पे हैं, लास्ट है ये। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। एन की वैल्यू जी 3, पी और ये है 1 pz, तो एक ऑर्बिटल है जी, सिंगल ऑर्बिटल। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो उससे यही पूछा था कितने ऑर्बिटल इससे होते हैं, ऑर्बिटल ही पूछा ना, मैक्सिमम नंबर एक ऑर्बिटल होता है जी इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और है 14 से। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स करस्पॉन्ड टू लाइट द वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। और हमें निकालनी है एनर्जी और वेवलेंथ गिवन है। एनर्जी हम निकालना चाहते हैं, वेवलेंथ हमें गिवन है hc अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू यहाँ गिवन है, वही लेनी है, 6.63 गिवन है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट भी यहाँ गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा है 45। नैनोमीटर को मैंने मीटर में बदल लिया है -9। अब -9 को ऊपर ले जाऊंगा तो +9 हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हुआ। 3 से 45 को डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या आया, 6.63 है, 10 की पावर -34 है, 9 और 8 को जोड़ दीजिएगा 17 होगा, +17 यहाँ है और डिवाइडेड बाय 15 यहाँ है। 15 है, पावर तो बचेगी -17। 6.63 को मैं डिवाइड कर लेता हूं, 6.63 डिवाइडेड बाय 15, ये आया 0.442। 0.442 पॉइंट को मैं इधर ले जाऊंगा तो -18 हो जाएगा, तो आंसर होना चाहिए 4.42 इंटू 10 की पावर -18 जूल। पर मोल में तो नहीं पूछा है, एनर्जी पूछी है इन जूल, ठीक है। 4.42 इंटू 10 की पावर -18 यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 4.42 10 के पावर -18, आगे बढ़ते हैं भैया, ये रही 4.42 इंटू 10 के पावर -18, डी करेक्ट ऑप्शन है। 14 का है, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे करते हैं, इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई, हाँ जी एक क्वेश्चन और है, ये भी 14 का है। Be डबल पॉजिटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। Be बेरिलियम है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 और बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें सारे होते हैं। 2 पॉजिटिव ये है, 2 निकाल दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बाकी इनमें से किसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। H पॉजिटिव में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। Li पॉजिटिव, Li का एटॉमिक नंबर 3, एक चला गया 2, तो इसी के अंदर हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ आपका, बी हो गया जी। तो ये क्वेश्चंस थे नीट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, रिसेंटली ईयर्स में आए हुए, मतलब बहुत पीछे के नहीं, लास्ट क्वेश्चन यही था। मतलब 10 ईयर के मान लीजिएगा, हर साल 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है लगभग, तो ये लगभग 20 क्वेश्चन के करीबी होंगे, 1-2 कम प्लस माइनस हो सकता है। और 30 मिनट्स मुझे लगे या 35 मिनट मुझे इन्हें सॉल्व करने में लगे, मोटे तौर पे 30 to 35।
न्यूमेरिकल आपने देखे बहुत बड़ा नहीं था, बस एक बार ये वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, उससे थोड़ा बड़ा मान लीजिएगा, बाकी सब छोटे छोटे ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आप तैयारी करें पूरे नोट्स को आप पढ़िएगा, नॉर्मल बोर्ड लेवल पर पढ़िएगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। और नीट आप क्लियर करने में केमिस्ट्री की तरफ से तो ठीक है भाई, आप जैसे नीट कोचिंग खुले हुए हैं, इतने पैसे आप देते हो, इतने इतने लाख वो ले लेते हैं, उससे बेटर है आप नॉर्मल बोर्ड पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ोगे क्वेश्चंस आपको वहीं से दिखेंगे। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, हाँ वो पार्ट हम हटा देंगे जो अब सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, तो नए पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चन लाएंगे। कोई सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन होगा हम हटा देंगे, क्योंकि अब वो नहीं आ रहा इस टाइप से। जो एस ब्लॉक का क्वेश्चन होगा हम उसे हटा देंगे, जो उसका हाइड्रोजन का क्वेश्चन होगा यूनिट से हटा देंगे, मतलब सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं होता है नीट एग्जाम, बस ये है कि कौन बच्चा ज़्यादा कर पाता है। सब बच्चे काफ़ी कर पाते हैं, इजी पेपर है, तो उनसे अलग बनिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, बने रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद।